तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 2। तो कल पहला लेक्चर करवाया था, आज दूसरा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एंड इट्स लिमिटेशंस, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी इसी के अंदर ही है। ठीक है, जो एप्लीकेशन डायमेंशन का इसी का पार्ट है, और इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या आती है, और उसमें मेन इंपॉर्टेंट है जो अपना प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो उसका डेरिवेशन करवाया मैंने। जैसे अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, वो सेंटर पे 4 पाई एंगल सबटेंड करती है, वो क्यों करती है वो सब बताया हुआ है। ठीक है, सबटेंड करती है 4 पाई एंगल, ना कि 2 पाई। जो 3D जैसे एक स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर, वो सेंटर पे 4 पाई एंगल सबटेंड करे, वो सब बताया हुआ पहले वाले लेक्चर में। तो उसको जाके देखें, अच्छे से करवाया हुआ है वो। तो सेकंड लेक्चर में बढ़ेंगे आगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है, तो वी कैन, जो हम ऐड कर सकते हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन लिखूँ अगर मैं, तो ये आ जाएगी, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हम। जैसे 6 न्यूटन अगर फोर्स है, तो उसमें न्यूटन वाला फोर्स ही जुड़ पाएगा। जैसे 12 न्यूटन का जोड़ दिया, ठीक है, तो 18 न्यूटन बन जाएगा इससे। ठीक है, इसमें ये नहीं हो सकता कि जैसे 6 न्यूटन है और प्लस कर दिया 2 सेकेंड, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्या है, जैसे 3 kg है कोई मास है, तो उसमें 6 kg जुड़ जाएगा, तो 9 kg बन जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता 3 kg हो गया और 4 न्यूटन जोड़ दिया, या 4 सेकंड जोड़ दी, कुछ भी जोड़ दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन आएगी, ईच टर्म इन द गिवन इक्वेशन will be same dimensionally। ठीक है, डायमेंशनली सेम होना चाहिए। जैसे s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो s है ये वाला, और जो यू टी है, s हो गया, यू टी हो गया, और ये हाफ ए टी स्क्वायर भी आएगा नहीं इधर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये सब का एक जैसा ही डायमेंशन होएगा। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी होमोजेनिटी की। एक तो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे सेम ये वाला भी, अगर ये मान लें इसकी लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इसका जो डायमेंशन है वो भी डिस्प्लेसमेंट का आएगा, लेंथ ही आना चाहिए एल, और ये आएगा तो इसका भी एल ही आना चाहिए डायमेंशन। ठीक है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन v इक्वल टू ए प्लस बी टी, वेयर v दिया हमें वेलोसिटी और t दिया हमें टाइम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू ए और प्लस बी टी। तो जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, जो सारी टर्म्स हैं ये वाली ए वी ए बी टी, इन सब का डायमेंशन होएगा सेम। तो अगर हम माने इसको v को, सब जो a प्लस बी टी है इसको v की साइड लेके आएंगे, तो v माइनस ए और माइनस बी टी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इन सब की जो डायमेंशन है वो सेम होएगा, क्योंकि जो सेम डायमेंशन वाले जुड़ सकते हैं ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, ए और बी का पता चल जाएगा। तो v, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v बराबर है डायमेंशन ऑफ a, और बराबर होएगा डायमेंशन ऑफ बी टी। ठीक है, ये सब बराबर होंगे डायमेंशन। तो v का डायमेंशन क्या है, ये पहले वाली कक्षा में पढ़ा दिया था, जो पहला लेक्चर करवाया था उसमें एल टी इनवर्स,
या m0 कर सकते हैं इधर, mlt की पावर -1, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आएगी तो l, और t आ जाएगा टाइम t का, तो lt इनवर्स हो जाएगा ना, और बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a। तो a का डायमेंशन हमारा आ गया वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ bt, तो डायमेंशन ऑफ bt, t का डायमेंशन क्या है वो है अपना t, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर पुट कर देंगे एक बार, तो डायमेंशन ऑफ b और इंटू t बराबर हो जाएगा l t की पावर -1। तो ये b आ जाएगा डायमेंशन ऑफ b बराबर हो जाएगा l t इनवर्स और डिवाइड बाई t। तो ये t ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा l t की पावर -2। और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, m तो यहाँ पे 0 और l t की पावर -2, ठीक है। ये डायमेंशन हो जाएगा b का, और डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा, a का तो ये सेम ही हो जाएगा l t इनवर्स वेलोसिटी वाला ही, ठीक है। वेलोसिटी का और a का सेम हो जाएगा, और b का हो जाएगा अपना m l t की पावर -2। m 0 है यहाँ पे, ठीक है, m नहीं है, और l की पावर 1 है, तो ये 1 भी लिख देता हूँ, लिखा ना लिखा सेम ही है ये, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हमें फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन द एक्सप्रेशन x बराबर है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और प्लस डी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, वेयर x दिया है डिस्प्लेसमेंट एंड t दिया है टाइम, ठीक है। तो जो पहले वाला करा था वैसे ही कर लेंगे सोल्यूशन। तो ये x माइनस ए माइनस बी टी और माइनस सी टी स्क्वायर और माइनस का डी टी क्यूब और अपॉन ई प्लस टी, ये बराबर हो जाएगा 0। तो ये सब का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। तो x का डायमेंशन ऑफ x बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ बी टी, डायमेंशन ऑफ x बराबर होगा डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ बी टी और डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, और ये पूरा, ठीक है, x के बराबर ही होएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ x बराबर है डायमेंशन ऑफ a और बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी टी, ठीक है, बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब और अपॉन ई प्लस टी, ठीक, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है ना, ये वाली पूरी एक टर्म है, इसलिए ये पूरी टर्म लिखी है यहाँ पे। तो इनका डायमेंशन सबका बराबर होएगा। तो x का डायमेंशन क्या है, लेंथ आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दी है। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा अपने पास, डायमेंशन ऑफ a बराबर हो जाएगा l के बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि x है जो अपना वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a आ गया, डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, जो ये अपना ये दिया है डायमेंशन ऑफ बी टी बराबर होगा डायमेंशन ऑफ x। तो अगर ये डायमेंशन ऑफ बी टी करें बी टी और बराबर हो जाएगा l, तो ये b का हो जाएगा l t इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशन क्या होगा l t इनवर्स, b का होगा, अब c का चेक कर लेते हैं यहीं पे ही। तो ये b वाला मिटा रहा हूँ मैं ताकि जगह कम है ना अपने पास, इसलिए कर रहा हूँ ये। तो सी टी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा अपना डायमेंशन ऑफ x यानी l के बराबर, तो t का t स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो t का t स्क्वायर और ये हो जाएगा c का हो जाएगा l t की पावर -2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ c बराबर हो जाएगा l t की पावर -2, स्क्वायर ब्रैकेट बंद भी रहेगी। अब इसको c को मिटा देते हैं, अब d का निकाल देते हैं, ठीक है। तो डी का निकालने के लिए पहले ई का पता होना चाहिए। तो ई जैसे ये ई है अपना, ये किस में टाइम में जुड़ा है, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, टाइम ही होना चाहिए। तो ई का आ जाएगा अपने पास टी, तो डायमेंशन ऑफ ई बराबर हो जाएगा टी के, ठीक है, m0 l0 टी की पावर 1, जैसे m0 l0 टी की पावर 1, ठीक है। तो ये ई का आ गया अपने पास। अब डी का कर लेते हैं।
तो डायमेंशन ऑफ डी, ये बराबर किसके होएगा, जो डी टी क्यूब है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले डी टी क्यूब और अपॉन ई प्लस टी, ठीक है। और ये बराबर है डायमेंशन ऑफ एक्स यानी एल के। तो टी क्यूब का तो टी क्यूब हो जाएगा ये, तो टी क्यूब, और ये नीचे क्या हो जाएगा, टी है नीचे वाली टर्म भी टी की है ना ये वाली टर्म, तो नीचे आ जाएगा एक टी, क्योंकि टी प्लस टी है, 2t हो जाएगा, तो मतलब है तो एक 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, टी आएगा उसका डायमेंशन होगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिख देता हूँ फर्दर करके, तो ये फॉर्मूला है अपने पास डी टी क्यूब और डायमेंशन ऑफ एक्स, दिस इम्प्लाइज, जो अपना डी टी क्यूब है तो ये डी और टी क्यूब और अपॉन टी, और बराबर हो जाएगा एल के, क्योंकि ये रहेगा सेम एक ही टी, चाहे 5t हो जाए। अगर टी क्यूब होता है स्क्वायर होता है जब तब फर्क पड़ता है, यहाँ पे स्क्वायर करते क्यूब करते, बट ये है एक कांस्टेंट ही आएगा ना, जैसे 1 और 1 आ जाएगा तो 2t बनेगा, टी का टी ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना एक टी से एक टी मरेगा तो यहाँ पे बचेगा 2, तो जो डायमेंशन ऑफ डी है वो क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -2, ठीक है। तो यही अपने आंसर होंगे, ए बी सी डी ई के बताने थे सब, ठीक है। ये सारे आंसर हो जाएंगे इसके। बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमें दिया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशन किसकी है, एक सिंपल हार्मोनिक वेव की है ये, ठीक है। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव भी कह सकते हैं इसको। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जो वेव चैप्टर आएगा इसका तो अच्छे से इसका डेरिवेशन और ये कैसे बनती है सब बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हमें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये जो एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो वेव है ट्रेवल कर रही है, ये है इसकी इक्वेशन दी है हमें ये, ठीक। ठीक है, हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही जान लो, ये जब ये वेव चैप्टर आएगा तो उसमें अच्छे से करवा देंगे इसका डेरिवेशन। तो y क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टाइम, और x दिया अपने को डिस्टेंस, ठीक है। तो जो y का तो हो जाएगा अपना l आ जाएगा, और जो a है ये भी एम्पलीट्यूड होता है, तो y और a ये मेजर होते हैं लेंथ में ही, तो इसका l ही आ जाएगा, ठीक है। और जो साइन थीटा रहता है, जो थीटा रहता है हमारा, थीटा की कोई डायमेंशन लेस रहता है ये, जैसे मैंने वो बताया था पिछले वाले लेक्चर में, एक तो प्लेन एंगल होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एस और अपॉन आर, तो ये भी लेंथ में और ये भी लेंथ में, ठीक है। ये या फिर आर्क अपॉन रेडियस, जो डी एस है वो आर्क रहता है, लेंथ ऑफ आर्क, और ये रेडियस, ठीक है। और जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है एरिया और अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया कैसे आएगा, एरिया का डायमेंशन करेंगे तो हम मीटर स्क्वायर आता है ये वाला, यानी लेंथ इंटू लेंथ, और नीचे भी लेंथ इंटू लेंथ, तो ये कट जाएगा दोनों लेंथ से, तो बचेगा कि अपने पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये डायमेंशन लेस हो जाएगा फिर, ठीक है। और होना भी चाहिए ये, तो ये बोथ दिस डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बट इनकी यूनिट होती है, जैसे प्लेन एंगल हो गया तो इसकी रेडियन, सॉलिड एंगल हो जाएगा तो इसकी स्टीरेडियन, ठीक है। ये पहले वाले लेक्चर में करवा दिए हैं सब, चेक कर सकते हो उनको भी। तो आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो y का डायमेंशन ऑफ y तो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ y l हो जाएगा, ठीक है, m0 l1 और t की पावर 0। और डायमेंशन ऑफ a, ये एम्पलीट्यूड रहता है तो एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा अपना, लेंथ में मेजर होता है वो भी, ठीक है, कितनी ऊपर गया y में, जो वेव चल रही है y में कितनी ऊपर गई और कितनी नीचे आई, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड होएगा अपना लेंथ में ही। अब जो ये ओमेगा टी और माइनस के एक्स, ये अपना होता है डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 और t0, ठीक है। जो ईच टर्म रहेगी उसका डायमेंशन सेम रहेगा, जैसे ओमेगा टी है तो इसका भी डायमेंशन ये होना चाहिए डायमेंशनलेस, और जो ये भी है इसका भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर ओमेगा टी है ओमेगा टी, तो इसका जो m0 l0 और t की पावर 0 होना चाहिए ये, और दूसरा है अपना kx, तो kx भी हमारा होना चाहिए डायमेंशनलेस, m0 l0 और t की पावर 0। तो ये पूरा एंगल ही है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो एंगल है। मान लेते हैं अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री बचेगा, तो ओवरऑल बचेगा क्या अपने पास एक एंगल ही बचेगा जो कि डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो जो सारी क्वांटिटी है जैसे जैसे ये वाली है और ये डायमेंशनलेस होना चाहिए ना दोनों, क्योंकि एंगल आ रहा है, तो एंगल हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसको फर्दर क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये वाला है, ये एक इक्वेशन बनी है हमारे पास जिसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ओमेगा और टी का तो टाइम होता ही है, ठीक है, और ये हो जाएगा m l t 0 और ये 0, तो ये ओमेगा की कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज जो डायमेंशन ऑफ ओमेगा है डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ये बराबर होता है अपना किसका, ये जो टाइम है ये वाला टाइम इधर उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा ना, तो t इनवर्स हो जाएगा ये, यानी m0 l0 और t इनवर्स, ठीक है। लिख देता हूँ एक बार m0 l0 t की पावर -1, ठीक है। ऐसे ही के एक्स वाली है, इसको देख लेते हैं एक बार, जो ये वाली इक्वेशन है इसको ऊपर कर रहा हूँ इसी को सोल्व, जो ये वाली है अपनी इक्वेशन, तो इसको कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो k है वो अपना हो जाएगा, x को मेजर करेंगे लेंथ में और बराबर हो जाएगा m l t और इन सब की पावर 0 0 0, क्योंकि डायमेंशनलेस एक एंगल है ये, ठीक है। तो k आ जाएगा अपना कितना, l इनवर्स हो जाएगा, या m0 l इनवर्स और t 0। जो k है वो किस में मेजर होएगा, वो भी लेंथ के अकॉर्डिंग ही मेजर होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन आया अपना m l0 और m0 l इनवर्स t0, ठीक है। तो वेव चैप्टर जब आएगा अच्छे से बता देंगे इसको, अब तो ये बस याद ही करनी पड़ेगी हमें, y इक्वल टू sin ओमेगा t माइनस के एक्स, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है जो ट्रेवल कर रही है x डायरेक्शन में, गॉट इट। तो ये ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब दिया हमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस एंड इट्स लिमिटेशंस। तो जो एप्लीकेशन है वो है अपने, जो हम डायमेंशन है उससे हम चेक कर सकते हैं कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं डायमेंशनली, ठीक है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशनली आएगा यहाँ पे, डायमेंशनली और कर देता हूँ, ठीक है। जो इसमें कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू नहीं बता पाएगा ये, तो ये लिमिटेशन में आ जाएगा इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे s इक्वल टू ut और प्लस हाफ a t स्क्वायर, अगर इसको हम देखेंगे इक्वेशन को तो ये डायमेंशनली करेक्ट बताएगा इसको, बट इसकी वजह से ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, तो ये सब इक्वेशन को सेम बताएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो हालांकि जो ये वाली अपनी इक्वेशन है ये करेक्ट है, और इसके अलावा जो कांस्टेंट आएगा वो गलत रहेगी, फिर तो हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन से जो इक्वेशन चेक होएगी वो डायमेंशनली करेक्ट बता सकता है ये, ठीक है। जो ये अपनी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है। और इसके अलावा अगर जैसे इसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी, जैसे कांस्टेंट वाले टर्म को बता नहीं पाएगा, ये इसकी लिमिटेशन में आ जाएगा, ठीक है।
और एप्लीकेशन क्या है इसका, जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जैसे न्यूटन का दिया होगा तो डाइन में चेंज करना हो, सीजीएस एसआई यूनिट दिया हो तो सीजीएस में चेंज करना हो, ठीक है, ऐसे चेंज कर देगा ये भी काम करेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन एक और कैसे क्या बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट डायमेंशनली, ठीक है, तो हमें इक्वेशन दी है अपने यहाँ ये वाली दी है हमें t इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, चेक करना करेक्ट है कि नहीं डायमेंशनली, ठीक है, डायमेंशनली बता पाएगा क्योंकि ये वाला जो 2 पाई है इसकी जगह 6 पाई लिख देंगे ना तब भी ये करेक्ट ही बताएगा, बट ये करेक्ट इक्वेशन तो यही वाली है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ टी बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ एल बाई जी के, और वो भी अंडर द रूट में, ठीक है। तो 2 पाई का हमें जो हमारे ये एप्लीकेशन है डायमेंशन का, ये हमें 2 पाई के बारे में कुछ नहीं बताता, कांस्टेंट के बारे में, ये इसी की लिमिटेशन आती है, ठीक है। तो जो डायमेंशन ऑफ एल बाई जी है वो टी के बराबर आना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ टी का तो टी हो जाएगा, ठीक है, m0 l0 टी की पावर 1, तो डायमेंशन ऑफ टी तो ये हो गया। अब डायमेंशन ऑफ एल बाई जी निकालना अंडर द रूट, तो अंडर द रूट एल के किस में आएगा, एल में, क्योंकि ये लेंथ है और ये लेंथ दी भी गई है हमें, जैसे एल दिया हमें लेंथ, टी दिया टाइम, और जी क्या हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, तो उसका क्या हो जाएगा एल टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, तो एल टी की पावर -2, ठीक है, तो एल से एल मर जाएगा और ये क्या बचेगा अपने पास m0l0 टी की पावर 1 और इक्वल टू हो जाएगा एल इनवर्स, एल की पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो ये एल की पावर 2 हो जाएगा, और अंडर द रूट टी की पावर 2, एल की पावर नहीं है टी की पावर 2 है, ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा अपना टी के ही आ जाएगा, यानी m0l0 और टी बच जाएगा 1, ठीक है। तो डायमेंशनली हम कह सकते हैं डायमेंशनली के दोनों सेम आ रहे हैं, टी टी आया ना, तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन, क्योंकि ये 2 पाई है इसके बारे में बता नहीं रहा ना हमें, समझे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट डायमेंशनली, तो जो इक्वेशन दी है हमें h इज इक्वल्स टू आर रो जी और अपॉन 2s कोस थीटा, जो s दिया हमें वो है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है s बराबर होता है F बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को मेजर करेंगे हम सरफेस टेंशन में, जब लिक्विड का चैप्टर आएगा, जैसे अपना वो है फ्लूइड मैकेनिक्स है 9th चैप्टर या 11th चैप्टर शायद, उसमें आएगा ये, ठीक है, उसमें पढ़ा देंगे इसको, उसमें सारा सरफेस टेंशन और इसके ऊपर ही चलेगा, जैसे बर्नौली थ्योरम आ गया और लॉ ऑफ फ्लोटेशंस आ जाएंगे, वो सारे आएंगे इसी में ही, एक्सप्रेशन इफ इन बबल या एयर बबल या फिर सोप बबल, सब में आएगा ये, तो वो आएगा तब बता देंगे। ये क्या है, जैसे हाइट, h से हाइट और r है रेडियस और रो है डेंसिटी और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s सरफेस टेंशन और कोस थीटा अपना एंगल है। तो ये वाला है हाइट रेज्ड इन कैपिलरी ट्यूब, एट एन एंगल थीटा,
ठीक है। जैसे पौधे अपने पानी लेते हैं जड़ों से, वो आता है कैपिलरी ट्यूब में ही। कैपिलरी ट्यूब की सहायता से, जो कैपिलरी एक्शन है उसकी सहायता से वो पानी ऊपर जाता है। और जब हम अपनी देह पोंछते हैं टॉवल से, तो जो पानी सोखता है ना टॉवल, वो भी कैपिलरी एक्शन ही है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन है वो भी। तो इसका देख लेते हैं अब क्या है। तो हाइट का तो हो जाएगा एल, लेंथ, ठीक है, रेडियस का भी हो जाएगा एल, लेंथ। और जो ये है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, जो डेंसिटी हो जाएगा। तो मास का तो m और वॉल्यूम का l क्यूब। ठीक है, और जो g है वो है l t की पावर -2, l t की पावर -2, और अपॉन जो 2s है, तो 2 का तो हो जाएगा सेम, जो कांस्टेंट है। ठीक है, s का हो जाएगा F/L। तो फोर्स का होता है m l t की पावर -2, और जो l है, लेंथ है, वो तो l आ जाएगा। ठीक है, और cos थीटा कांस्टेंट होता तो इसको कुछ आएगा नहीं। ठीक है, थीटा ही आ गया जिसमें। तो थीटा वाला तो अभी बताया था, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, चाहे वो प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो। ठीक है, तो ये बन गया अपना। तो L से ये वाला L मर जाएगा, इधर काट देता हूँ इसको। तो L से ये वाला L मर जाएगा, और इस L से एक L ये, एक L ये, दो, तो ये एक L बच जाएगा इधर इनवर्स वाला। ठीक है, तो एक L, दो L, तो ये 3 L कट के यहाँ एक रह जाएगा। ठीक है, L ही रह जाएगा। और क्या है, और ये m है और ये m है, m से m मर जाएगा। ठीक है, तो m से m मर जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, L बराबर बचेगा 1/L के। ठीक है, यानी डायमेंशनली ये गलत आ रही है इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन को करेक्ट करेंगे तो क्या कर देंगे इसको हम, जैसे ये L है अपना, ये वाला L है, तो ये ऊपर चला जाए तो आसान हो सकता है अपना। ठीक है, तो ये वाला इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये वाली इक्वेशन अपनी h = r रो जी और अपॉन 2s और अपॉन 2s इंटू कोस थीटा, तो इसको उलट देंगे। जैसे 2s है इसको न्यूमरेटर बना देंगे, और जो r रो जी है इसको डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये अपनी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ऊपर l बच जाएगा और नीचे बचेगा 1, तो l बराबर हो जाएगा l के, तब ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको h बराबर हो जाएगा अपना 2s कोस थीटा और अपॉन r रो और g। ठीक है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। जो हाइट, कैपिलरी में हाइट जो बढ़ती है, अगर कैपिलरी को हम किसी एंगल पे रखेंगे ना, तो जो हाइट बढ़ेगी वो ये वाली इक्वेशन ही बताती है अपने को। ये इसका डेरिवेशन देखेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स चलेगा ना अपना चैप्टर, तब सब देखना अभी धीरे धीरे। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सब देखना है। जो मैंने डायमेंशन करवा दिए पहले, जैसे फोर्स आगे आएगा अभी चल के, एक्सेलरेशन सब आएगा, वेलोसिटी सब आएगा ना, ये तो जो भी आ रहे हैं वो अपने नेक्स्ट वाले में आते जाएंगे चैप्टर, ऐसे करेक्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी अपनी ये इक्वेशन ऑफ कैपिलरी राइज। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दिया हमें चेक वेदर द इक्वेशन करेक्ट और नॉट डायमेंशनली। तो जो सोल्यूशन होएगा इसका वो s = ut + हाफ एट स्क्वायर। तो ये सारे इनका सबका सेम होना चाहिए, जैसे s का, ut का और हाफ एट स्क्वायर का सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, जो कि कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो s डिस्प्लेसमेंट है, u है इनिशियल वेलोसिटी, और a हो गया एक्सेलरेशन, और t हो गया टाइम। ठीक है, तो s का तो हो जाएगा l, तो बराबर होएगा ut के। तो ut का क्या हो जाएगा, l t इनवर्स। ठीक है, और साथ में है t, तो t का हो जाएगा t। ठीक है, और क्या है, जो डायमेंशन ऑफ s है वही डायमेंशन ऑफ हाफ एट स्क्वायर का होगा। तो इसका l और हाफ तो कांस्टेंट है, तो a का क्या हो जाएगा, a का हो जाएगा
एल टी की पावर -2 और इंटू टी स्क्वायर है तो टी का हो जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये वाला टी है ये इससे टी कट जाएगा, ये वाला टी है ये इससे टी कट जाएगा, तो ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कट गया, टी इनवर्स से टी कट गया, तो हमारे पास बचेंगे क्या, जो एल आया है वो आया है दोनों के बराबर, यानी डायमेंशन ऑफ एस बराबर है डायमेंशन ऑफ यू टी और बराबर है डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर या फिर ए टी स्क्वायर। तब हम कह सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो अगर इसके हिसाब से देखते हैं हम, यहाँ पे हाफ है तो इस हाफ की जगह 1 रख देता, 2 रख देता, 3 रख देता, कुछ भी रख देता, तब भी ये इक्वेशन सेम आती, मतलब डायमेंशनली करेक्ट बताता। ठीक है, तो हमसे पूछा भी यही है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वैसे तो बता नहीं पाएगा जो कांस्टेंट आएगा वो, तो इसलिए हम ये मेंशन करेंगे कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसकी लिमिटेशन में, जैसे ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है ये भी नहीं बता पाएगा, ये जो डायमेंशन अपनी इसके जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो बता नहीं पाएगा, या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये भी इसकी ड्रॉबैक्स हैं या फिर इसकी लिमिटेशंस हैं। तो एक बार लिमिटेशन देख लेते हैं इसकी, लिख देता हूँ एक बार सारी। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो एक तो अभी बताया है वो, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड, डी ए कैन नॉट बी अप्लाइड in the expression involving प्लस और माइनस साइन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या बताएंगे, इसका एग्जाम्पल बताएंगे s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जैसे हम पता है हमें ये वाली इक्वेशन, तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। तो अगर इसकी अगर जब माइनस लिख दें तब भी ये करेक्ट ही बताएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, ये जो प्रोपोर्शन या फिर ये अपना कांस्टेंट टर्म है उसका भी पता नहीं रहता इसका। ठीक है, कैसा आएगा, हाफ आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है इसकी वजह से। तो ठीक है, तो कैन नॉट गिव करेक्ट इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता ये। और क्या हो जाएगा, जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का तो ये हो ही गया। ठीक है, अगर थीटा आ जाए किसी टर्म में तो उसकी भी नहीं बता पाएगा ये। कैन नॉट अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिगो रेशियोज। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। जैसे अभी हमने देखा था ना वो हाइट वाला है, h इज इक्वल टू 2s कोस थीटा और अपॉन आर रो जी। ठीक है, इसमें ये 2 का भी पता नहीं है, इसको 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी आ सकता है इसकी जगह कांस्टेंट। कोस थीटा का पता नहीं, कोस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जो अपना थीटा है वो डायमेंशन लेस होता है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जो सेम बताएगा अपना ये। ठीक है, तो ये 2s है, 2s, यहाँ पे सरफेस टेंशन है s। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बता नहीं पाएगा ये जो डायमेंशन है, हालांकि उसके पास भी डायमेंशन होएगा। जैसे लिख देता हूँ मैं ये
कैन नॉट बी अप्लाइड in the expression involving proportionality constant. Proportionality constant. PROPOR TIONALITY प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लें हम तो हो जाएगा F इजिक्वल टू GM1 M2 और बाई आर स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अपना फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, बता देंगे इसको भी। ठीक है, तो इसमें G की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होती है। तो इसकी जो यूनिट है ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा इसको, इसका बताएगा नहीं। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। ये सारी इसकी लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया हमें कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। ठीक है, तो जो ये न्यूटन है ये एसआई यूनिट है और डाइन है सीजीएस यूनिट है। तो हमें एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का कंसेप्ट देखना अभी। तो ये वाला सेकंड इसका जो प्रॉपर्टी है, जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ये। जो पहला आया था वो चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन था और दूसरा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला। ठीक है, CONVERSION कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हमें पता करना जैसे 1 न्यूटन है उसमें कितने डाइन, तो मान लेते हैं n डाइन होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूटन है उसकी एसआई यूनिट है ये। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो F इक्वल टू MA और MA को अगर देखें तो ये kg और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है अपना। तो अगर हम इसको देखें अपनी इक्वेशन को, ये वाली को, तो हम देख सकते हैं कि 1 न्यूटन की जगह हमने लिख दिया 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बराबर है n डाइन लिख दिया हमने। ठीक है, डाइन को इधर ले गए, सीजीएस यूनिट है ना अभी, तो डाइन सीजीएस यूनिट है। तो ये केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका सीजीएस लिखेंगे, केजी का सीजीएस क्या हो जाएगा ग्राम, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा n के। तो केजी को क्या लिख सकते हैं हम, ग्राम में चेंज करेंगे ये, तो ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम, और इंटू मीटर को 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अपॉन सेकंड स्क्वायर का तो सेकंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, या फिर जो सेकंड स्क्वायर है ये वाला और ये वाला दोनों काट देता हूँ यहाँ पे क्योंकि सेम है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा ग्राम और इंटू सेंटीमीटर, और ये बराबर हो जाएगा n के, क्योंकि डाइन को हमने नीचे लेके आ गए ना, डाइन को, ये वाला डाइन इधर लिख दिया हमने जो कि सीजीएस यूनिट है। तो जो किलोग्राम उसका सीजीएस क्या, तो ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड ही रहता है। तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया यहाँ पे। ठीक है, तो जी से जी कट जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। जो n आया अपना कितना आया है 1000 गुणा 100 यानी 10 की शक्ति 5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू मिल गई हमें, और बताना क्या था हमें, 1 न्यूटन बराबर है n डाइन। तो जो n की वैल्यू कितनी 10 की शक्ति 5 है, तो n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 10 की शक्ति 5। तो जो 1 न्यूटन है वो बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे और देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसका, जैसे दिया हमें कन्वर्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू सीजीएस यूनिट। तो इसकी सीजीएस यूनिट में बताना, जैसे जो सॉल्यूशन, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है इसकी एसआई यूनिट।
ठीक है, इसको हमें बताना है सीजीएस यूनिट में कितना। ठीक है, तो 1 जी इन एसआई बराबर है एन जी इन सीजीएस। ठीक है, तो अपना g है अपना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जो न्यूटन है वो जैसे F इक्वल टू एम ए, यानी न्यूटन इसी को ही लिखते हैं, तो m क्या है केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F की जो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम SI वाली, तो न्यूटन क्या है, न्यूटन है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू हो जाएगा अपना मीटर स्क्वायर और अपॉन पर या अपॉन केजी स्क्वायर। जैसे बता देता हूँ एक बार, तो ये न्यूटन है, ये वाली वैल्यू है न्यूटन की, ये हमने निकाल ली है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन की लिखी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद बचा था क्या मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर लिख दिया और पर केजी स्क्वायर लिख दिया, समझे। तो न्यूटन को ही चेंज करा हमने, जो ये न्यूटन है इसको ये चेंज करा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एम में होता है ना फोर्स इक्वल टू एम ए, तो फोर्स की यूनिट ही तो है ये न्यूटन। तो ये मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो और एम एन की वैल्यू ये रखी और जो दिया हमें एम स्क्वायर केजी स्क्वायर ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब काट पीट कर लेते हैं, इसमें क्या कटेगा, जैसे केजी से 1 केजी कट जाएगा और मीटर क्यूब हो जाएगा अपॉन हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 केजी से 1 केजी कट जाएगा अपना, तो अपना बचेगा, या इसको बराबर लिख देता हूँ एन इन सीजीएस। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कितना 6.67 और इंटू 10⁻11 और इंटू मीटर क्यूब और अपॉन सेकंड स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन केजी, क्योंकि ये वाला केजी भी रह गया ना इधर, तो ये केजी हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा एन इन सीजीएस। सीजीएस में मीटर क्यूब क्या होता है, यानी मीटर होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब भी है ये, या इसको एक सेकंड सीजीएस में लिख देता हूँ इसको, तो सीजीएस नीचे लिख देता हूँ, ये जो ये सीजीएस है ये वाला, ये नीचे लेके आ रहा हूँ इधर इसके, तो ये अपॉन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड का स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन ग्राम, क्योंकि केजी है ना ये, तो ग्राम में आ जाएगा इसका सीजीएस यूनिट, और सेकंड का तो सेकंड रहता ही है, जैसे ये सेकंड का सेकंड हो गया, केजी का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर, क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा कितना एन के बराबर। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा एन के, जगह कम थी इसलिए लिखा है ये, तो ये 6.67 और इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब को चेंज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो 100 और इसकी पावर हो जाएगा 3 और सेंटीमीटर की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, और अपॉन सेकंड स्क्वायर तो कट ही जाएगा, क्योंकि अब की बार भी सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर काट देते हैं, बचेगा क्या 1 अपॉन जी, सॉरी 1 अपॉन के जी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के जी को करेंगे तो 1 अपॉन 1000 ग्राम। ठीक है, और अपॉन रहेगा ये सेंटीमीटर क्यूब, और जो ये जी है ये चला जाएगा ऊपर, तो जी से ये जी मर जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि चेंज कर दिया थी, जी को दिखा रहा हूँ यहाँ पे और जी को काट भी देंगे, तो जी कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, जो ये वाला जी है ये ऊपर पलटी मारेगा तो ऊपर जाएगा ये, तो ये जी से ये जी मर जाएगा, अब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट जाएगा क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब और जी से जी मर जाएगा, और 10 की पावर 3 नीचे है और 100 की पावर 3 ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा 6.67 और इंटू 10⁻11 और इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 है तो 10 की पावर 3 बच जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना 6.67 और इंटू 10⁻8 बच जाएगा। समझे, तो इन सीजीएस आ जाएगा ये।
ठीक है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इन CGS है, जो अपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये CGS में ये वाला यूनिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो न्यूटन है उसको तो डाइन बोल देंगे, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है, वो उसकी यूनिट हो जाएगी ये वाली CGS में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसकी यूनिट और लिख लेना। तो न्यूटन की यूनिट आती है वो आती है डाइन, या फिर इसको सेंटीमीटर वाला भी कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर यहाँ पे, यहाँ केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या फिर न्यूटन को डाइन भी बोल सकते हैं CGS में, ठीक है। अगर इसको मैं लिखूँ तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो आंसर क्या होएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर ग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी CGS में यूनिट हो जाएगी। CGS में कैसे चेंज कर, जैसे ये न्यूटन है, न्यूटन को लिख दिया CGS में डाइन, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर को ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। और ये है थर्ड एप्लीकेशन इसकी, जो एप्लीकेशन है ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसके अमंग या उसके बिटवीन डिराइव करेंगे क्या क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हमें, फोर्स F ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ पार्टिकल एंड एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो हमें बताना है एक्सप्रेशन क्या है फोर्स के लिए, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करेंगे ये, ठीक है। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो दिया है हमें सोल्यूशन है इसका। तो जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास ऑफ पार्टिकल। तो मास, ये मास की पावर मान लेते हैं x, और जो है अपना F डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और उसकी पावर मान लेते हैं y, ठीक है। तो दोनों जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है। तो F बराबर मान लेते हैं k और m की पावर x और a की पावर y। अब यूज करेंगे हम डायमेंशन फॉर्मूला। तो जो फोर्स का होता है वो है ml t की पावर -2, ठीक है। फोर्स का तो याद ही कर लेना, ये सब जगह आता है। तो k कांस्टेंट है तो k का कुछ नहीं आएगा, तो m का हो जाएगा मास, और मास की पावर हो जाएगी x, और एक्सेलरेशन हो जाएगा l t की पावर -2, और जो y हो जाएगा वो ऊपर इसका y हो जाएगा, जो a की पावर y ना, तो y इस पे पावर में चला जाएगा, ठीक है। और वैसे तो हमें दिख रहा है जैसे m की पावर 1 रखेंगे तो m आएगा, और l t की पावर -2 रखेंगे 1 तो भी यही आएगा, सेम आएगा। तो x और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। या फिर इसको कंपेयर कर लेंगे, जैसे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l t, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l एंड t, ठीक है। जैसे एम एल की करेंगे, इसमें एक और स्टेप लिख देता हूँ इसका, एम एल टी की पावर -2, तो ये बराबर हो जाएगी इसके m की पावर x और l की पावर y और t की पावर -2y, ठीक है, क्योंकि y से इसका गुणा भी होएगी ये, जैसे ये है इधर गुणा होगी तो l की पावर y हो जाएगा और l की t की पावर -2y हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे दोनों को, तो m की पावर 1 है यहाँ पे, तो x की पावर है, m की पावर x है, तो ये 1 हो जाएगा x, तो x बराबर हो जाएगा 1, और y कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे l की पावर y और l की पावर 1, तो y आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। और देख सकते हो इसको, जैसे t की पावर -2y है और ये बराबर है -2 के, तो -2 से -2 मर जाएगा, बचेगा क्या 1, ठीक है। तो जो y की पावर y आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, फोर्स इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m की पावर x यानी m की पावर 1 और a की पावर y और a की पावर y यानी 1। तो जो फोर्स है, जो k की वैल्यू आई है वो लेबोरेटरी के हिसाब से 1 आई है, k बराबर है 1, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जो होगा m इक्वल टू f इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसकी ये लिमिटेशन है ना, यहाँ पे k की वैल्यू नहीं बता सकता, कांस्टेंट है k, तो लिमिटेशन है ये, तो f इक्वल टू एम ए, डायमेंशनली तो ये आएगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिकली जो k की वैल्यू आई वो देखा गया है कि 1 के बराबर है, तो ये वाला फॉर्मूला
फॉर्मूला बन जाएगा अपना F = ma। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एक बार। और दूसरा क्या दिया था, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम, L पे डिपेंड कर रहा है, और मास ऑफ बॉब M पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो T है अपना सोल्यूशन है इसका, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी L पे डिपेंड कर रहा है, तो L की पावर x मान लेता हूँ। ठीक है, और T डिपेंड कर रहा है किस पे, मास ऑफ बॉब, तो मास की पावर मान लेता हूँ y, और T किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है ये एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो G की पावर मान लेते हैं Z पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम ये पता नहीं है ना कि J कितना आएगा, L कितना आएगा, तो वो देख रहे हैं एक बार इसको। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो एक साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो T बराबर हो जाएगा K, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो L की पावर K, M की पावर Y, और G की पावर Z, ये Z है। ठीक है, तो अब यूज करेंगे हम डायमेंशन वाला, तो T का डायमेंशन तो T हो जाएगा, या इसका पूरा लिखेंगे तो M0 L0 और T की पावर 1। ठीक है, तो K का कोई एक कांस्टेंट है ये, तो K की कोई यूनिट नहीं होएगा, डायमेंशन नहीं होएगा। L का आएगा तो L की पावर हो जाएगा K। ठीक है, M हो जाएगा M की पावर Y, और जो G है वो होता है L T की पावर -2, क्योंकि ये एक्सलेरेशन है, तो एक्सलेरेशन क्या होता है, L अपॉन T स्क्वायर होता है, तो ये इसकी हो जाएगी Z। जैसे A क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और V क्या होता है, मीटर पर सेकंड, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट या मीटर पर सेकंड या मीटर पर टाइम हो सकता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम को भी सेकंड में लिखेंगे, तो सेकंड का तो हो जाएगा टाइम T। ठीक है, और मीटर का हो जाएगा L, तो ये T और ये T हो जाएगा, T का T। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ इसको एक बार, पजल हो गया। ओके, तो A अपना होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और क्या लिख सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो T का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी L, और T क्या होता है, T का तो T मानेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो जो A का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा L T की पावर -2। ठीक है, कई बार बता दिया है ये वाला। तो जो ये M0 L0 T की पावर 1 और इक्वल टू L की पावर K और प्लस L की पावर Z हो जाएगा, तो L की पावर K और प्लस Z, जैसे L की पावर K तो ये रही, और L की पावर Z ये रही, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस सेम L L है, तो L की पावर K प्लस Z, M की पावर Y और T की पावर -2Z, T की पावर हो जाएगी -2Z। ठीक है, ये बन के आएगा अपने पास। तो अब कंपेयर कर लेंगे हम MLT की पावर। ठीक है, तो M की पावर 0, Y बराबर हो जाएगा 0, जैसे M की पावर 0 है ये, और ये M की पावर Y है, तो Y हो जाएगा 0 के बराबर, तो Y बराबर है 0। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ M, हम कह सकते हैं Y बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, और क्या है, जैसे L 0 है तो L है ये K प्लस Z, तो K प्लस Z हो जाएगा अपना 0 के बराबर, K प्लस Z बराबर हो जाएगा 0। और क्या है, और है ये T की पावर -2Z बराबर है 1 के, तो माइनस का 2Z बराबर हो जाएगा 1, माइनस का 2Z बराबर हो जाएगा 1 के, तो जो Z की वैल्यू आ गई अपनी वो आई है 1/2, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो Z आ गया अपना माइनस का 1/2, और इससे K की वैल्यू आ जाएगी, तो K आ जाएगा अपना प्लस का 1/2। ठीक है, Y भी हो गया, Y 0 यानी M पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, तो जो Y 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, मतलब T M पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली टर्म कट जाएगी इसकी, तो T आएगा अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, K यानी K तो कांस्टेंट है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, M की पावर 0 यानी 1, तो M पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये। अरे यहाँ पे मैं लिख दूँ ये वाला, इसको मिटा देता हूँ A वाले को, A का डेरिवेशन तो पता ही है ना,
तो जो ये वाला टी है ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टी बराबर हो जाएगा किसके, के और एल की पावर के, एल की पावर के यानी 1/2 और जो g है उसकी पावर है z है माइनस का 1/2। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम t इक्वल टू के और ये l/g हो जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी 1/2 बोथ की, तो l/g और इनकी पावर 1/2 यानी 1/2 को काट के रूट भी लिख सकते हैं हम, तो t आ जाएगा अपना k और अंडर द रूट l/g। तो प्रैक्टिकली k की वैल्यू आई है 2 पाई, तो k की जगह 2 पाई रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई और ये जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड होता है इतना, यही हमें बताना था। ठीक है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डायमेंशनली हम ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, पहले भी बता दिया, उसको लिमिटेशन आती है, ये जो k की वैल्यू डायमेंशनली पता नहीं चलेगा, तो ये लेबोरेटरी से पता चलेगा या फिर एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास 2 पाई आई, ये सब पढ़ेंगे आगे चलते हुए, सब आएगा ये सब। ठीक है, तो इस जो ये पहला यूनिट है इसमें हमें बेसिक ही जानना है, ये मतलब डिपेंड कर डायमेंशनल से ही मतलब है हमें इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे ये हो रहा है, एक क्वेश्चन दिया हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v और डिपेंड्स अपॉन mvr, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ f या फाइंड एक्सप्रेशन फॉर f। ठीक है, f के लिए एक्सप्रेशन बतानी है हमें। तो ये सॉल्यूशन, इसमें क्या है, जो फोर्स f है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास ऑफ पार्टिकल यानी m पे, m की पावर x, पता नहीं कितने पे वो कर रहा है, कितनी पावर आएगी m की। ठीक है, वो पता करना है हमें भी, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mx के, m की पावर x के, और क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, इसको मान लेते हैं y, और जो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किस पे है, वेलोसिटी पे है, तो v की पावर मान लेते हैं z, ये हमें सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनको मिला के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाएंगे, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हटा के इक्वल टू लग जाएगा और k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, k टाइम्स हो गया, और ये m की पावर x, r की पावर y और v की पावर z। ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो फोर्स का m l t की पावर -2 और बराबर है k एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ होएगा नहीं, m की पावर m का तो m है और ये हो जाएगा x, और ये r यानी l की पावर y और वेलोसिटी यानी l t इनवर्स और इसकी पावर है z। ठीक है, अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग डायमेंशंस। ठीक है, तो m की पावर 1 और ये हो जाएगा x, तो x हो जाएगा अपना 1, x बराबर हो जाएगा 1। जैसे ये x की m की पावर x और m की पावर यहाँ पे 1 है, तो x की पावर हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे l की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे कितनी है, l y प्लस z है, और जो t है यहाँ पे t की पावर -2 है और t की पावर -z है, तो जो z की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, z बराबर हो जाएगा माइनस का और प्लस का 2 हो जाएगा। ये जैसे बता देता हूँ कैसे होगा, जैसे ये है अपना, तो ये हो जाएगा t की पावर -z और ये t की पावर -2 है, तो -z बराबर हो जाएगा -2 के, तो -z, z और 2 एक जैसे लिख रहे हैं ना, तो z बराबर हो जाएगा -2 के, तो z आ जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, z बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, तो माइनस को इसको काट देता हूँ मैं, तो ये है अपना z 2 के बराबर और x 1 के बराबर, और y कितना हो जाएगा, जैसे ये y है अपना l की पावर 1 ये, और ये l की पावर y प्लस z, तो l की पावर 1 बराबर है l की पावर y प्लस z, तो y प्लस z बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस z बराबर 1 और z की वैल्यू 2 है,
तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 एक उधर जाएगा तो ये y की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा -1 के, y बराबर -1। ये कंपेयर ही करनी है जो इसकी पार्स हैं। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आर दी पार्स, तो ये डायमेंशन ही है। ठीक है, अब लिख देंगे f की वैल्यू, जैसे f है अपना k और m की पावर x, तो m की पावर x यानी 1, तो m की पावर 1 हो जाएगी। और r की पावर y यानी -1, तो ये -1 हो जाएगी। और v की पावर z यानी 2 हो जाएगा, z है 2। ठीक है, तो ये 2 है अपना, तो ये हो जाएगा 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर दिस इम्प्लाइज f इक्वल टू k टाइम्स k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और m और m v स्क्वायर और बटे हो जाएगा r, क्योंकि r इनवर्स है ना, यहाँ पे ये इनवर्स है तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, और जो k है एज इट इज़ m की पावर 1, तो एज इट इज़ v का स्क्वायर यानी v स्क्वायर लिख दिया। तो जो लेबोरेटरी के हिसाब से या फिर एक्सपेरिमेंट से जो k की वैल्यू आई वो आई 1, तो f इक्वल टू हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r। तो जो f सेंट्रीपिटल लिख सकते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल का जिक्र करा है इसमें, तो f सेंट्रीपिटल हो जाएगा अपने पास m v स्क्वायर बटे r, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अभी, जो सर्कुलर मोशन आएगा ना उसमें सब दिया हुआ है ये, तो उसका डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर है इसका सर्कुलर मोशन, उसमें आएंगे तब इसका डेरिवेशन सब करवाएंगे। ठीक है, तो ये v परपेंडिकुलर होता है वैसे देखा तो, जो ये v है v परपेंडिकुलर होता है, ये सब बता देंगे आएगा तब। तो ठीक है, रोकते हुए लेक्चर को यहीं पे, और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो अपना आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स। ठीक है, एरर्स पे और सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आएगा, तो पढ़ाई करते रहिए तब तक के लिए, और ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।